हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स आने वाले हैं। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, सारे बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर मैथ और साइंस तो मैंने कर लिया, एसएसटी कहाँ से करूं। तो इसलिए आपको यूट्यूब ने लेकर आया है एसएसटी की बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट कंटेंट के साथ। आपको यहाँ से कंटेंट यहाँ पे लिखा गया है, आपको नोट्स के साथ कंटेंट मिलेंगे। तो आपको ये जो कंटेंट है कैसे पाना है वो सारी चीज आप जानेंगे। सबसे पहले बताते हैं कि जो भी बच्चा हमें सुन रहा है, हमें ध्यान से देख रहा है, तो आप अच्छे से पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ, ताकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं आप लिखते भी जाना, फैक्ट सारी लिखते जाना, ताकि आपका एक शॉर्ट नोट्स बन जाएगा। बाकी आपको ये नोट्स तुम्हें मिलेगा। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? आपका बहुत ही प्यारा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट, जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो इस तरीके का लोगो आएगा। आप वहां से इसे ऐप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप फ्री सेक्शन पे जाएंगे। आपको जो कंटेंट है आपको बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, ताकि बच्चे अच्छे से पढ़कर अच्छे नंबर लाएं और अपने माता पिता के साथ अपने यूट्यूब का भी नाम रोशन करें। तो नोट्स की बात हो गई और चैप्टर की बात करते हैं। अब चैप्टर जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये भूगोल का एक टॉप चैप्टर है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। मैंने कृषि चैप्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। आप यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट के चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, वहां पे भी आपको वीडियो फ्री में दिया गया है। आप वहां पे जाके एक बार देख लें, आपको मात्र 1 से 1.5 घंटे में ही आपको कृषि चैप्टर को समझा दिया गया है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आया हूं खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसे भी बहुत अच्छे तरीके से हम कवर करेंगे। बहुत ही अच्छे कंटेंट जो आपको एनसीईआरटी में दिया है, उसे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के साथ बनाया गया है, जिसको आप इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए हम बिना देरी किए हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे चैप्टर के नाम क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। आप समझते होंगे ऊर्जा, एनर्जी। जैसे हम क्या करते हैं गाड़ी वगैरह में, जैसे कार हो गया, बाइक हो गया, उसमें हम क्या डालते हैं ऊर्जा के लिए? पेट्रोल डालते हैं। पेट्रोल डालते हैं, जैसे ही वो खत्म होता है यानी वो गाड़ी बंद हो जाती है, यानी उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई। संसाधन, तो जितने भी संसाधन, जो भी संसाधन मतलब ये होता है जो हमारी पर्यावरण में जो हमारे काम के आते हैं, जो इतनी भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, सारी चीजें क्या है? संसाधन है। जैसे मान लीजिए एक बोतल, ये हमारे लिए क्या है? ये भी एक संसाधन है, जिससे हम क्या करते हैं? पानी पीने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी चीजें, हमारे लिए पेन है, ये जो पेन हमारे लिए क्या है? संसाधन है, जिससे हम अच्छे तरीके से लिख कर हम आपको समझा पाते हैं। तो सारी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। और ऊर्जा संसाधन, जैसे एनर्जी को, जो एनर्जी में रीड करता है, जैसे मैंने आप लोग गाड़ी की एग्जांपल दिया, पेट्रोल, कोयला, ठीक है। अब हम बात करते हैं खनिज की। खनिज क्या होता है? खनिज आप जानते हैं कि प्रकृति में जितनी भी चीजें पाई जाती हैं वो सारी खनिज होती हैं। आपके एनसीईआरटी में एक बहुत ही प्यारा लाइन लिखा है कि सुई से लेकर जहाज तक जितनी वस्तु बनाई जाती है सारी की सारी खनिज से बनाया जाता है। सारी की सारे खनिज से बनाया जाता है। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि खनिज क्या है। तो आइए हम आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बहुत ही हम टॉपिक को ब्रेक तोड़ तोड़ के पढ़ाएंगे, ताकि आपको लर्न हो जाए। आपको इसी लेक्चर से सीधे आपको एग्जाम में बैठकर अगर लिखते हैं तो आपके नंबर्स आएंगे। हम इसी चैनल पे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर आएंगे बहुत ही जल्दी। आप बस बने रहिए। जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन आता है आपके पहले, सबसे पहले आपके पास ये वीडियो पहुंचे। तो आइए हम देखते हैं खनिज होता क्या है, एक बार और समझते हैं। बहुत ही प्यारा कंटेंट बना है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे। सबसे पहले हम जानेंगे खनिज क्या है। ये देख रहे हैं, ये सारे खनिज हैं।
ठीक है, तो हम एक एक करके ब्रेक करके पढ़ेंगे खनिज क्या होता है। हमारे जीवन का अति अनिवार्य भाग है। ये जो खनिज होता है हमारे जीवन का बहुत ही अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों के द्वारा ही होता है। यानी सभी वस्तुएं बनाई जाती हैं, सभी वस्तुओं का जो निर्माण होता है खनिजों के द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है। इसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है। जैसे इसलिए बोला गया, जैसे इसमें कहा जाता है कि बहुत हजार वर्ष पहले जितने पेड़ पौधे उथल पुथल हुआ और जमीन के अंदर दब गया, उनसे बहुत सारे जो खनिज निकल के आए, उनको कई चीजें कठोर हुई, कई रंगों के आधार पे निश्चित आकार उन लोग के होता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि जो खनिज है, खनिज हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अनिवार्य भाग है। सभी वस्तुओं का निर्माण खनिजों के द्वारा होता है। एक कार्बनिक पदार्थ जिसमें कठोरता, रंग और निश्चित आकार होता है, वो क्या कहलाता है भाई? खनिज कहलाता है। तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे खनिज किसे कहते हैं। दूसरी बात, खनिज के बाद हम पढ़ेंगे अयस्क। पेपर में पूछ लेता है अयस्क क्या है, खनिज क्या है, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं खनिज क्या है, अयस्क क्या है, कि अयस्क क्या होता है। अयस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अयस्क को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन अयस्कों से ही खनिज प्राप्त होता है। जैसे अयस्क होता क्या है समझेंगे। लोहा, मैग्नीज, अभ्रक जैसे खनिज के अंशों का मिश्रित रूप है, यानी खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक लिखा है, जो खनिज है अयस्कों में पाए जाते हैं, यानी अयस्कों के अंदर पाए जाते हैं, जो कि विभिन्न अशुद्धियों के साथ प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं। वो अशुद्धियों के साथ रहते हैं, उसको क्या कहता है? साफ हो करके उस खनिज को निकाला जाता है, चाहे वो लोहा हो, मैग्नीज हो, अभ्रक हो, जैसे खनिज अंशों का मिश्रित रूप है। यानी सब क्या होता है? एक मिश्रित रूप होता है। एक शब्द में बोले तो क्या है, पूरा एक कचरे जैसे होता है, उसमें से शुद्ध पदार्थ को निकालकर यानी शुद्ध खनिज को निकाला जाता है। उन अयस्कों में से खनिज क्या होता है? अयस्कों में पाया जाता है, उस अयस्कों में से निकालकर खनिज को अलग किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि अयस्क होता क्या है। हम देखेंगे खनिज हमारे लिए क्या महत्व रखता है। आपको पता ही है कितना महत्व रखता है खनिज। जब आप पहले पता है कि सुई से लेकर जहाज तक की सामान उस खनिज से ही बनाया जाता है, तो आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि क्या महत्व रखता है। एक बात और, आप जब आंसर लिखते हैं थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि हम खनिज होता क्या है, तो कैसे लिखेंगे आंसर को, और इसका महत्व पूछ दे। कभी कभी बच्चे पढ़ के नहीं आते हैं, सोचते हम बना के लिख देंगे, तो कैसे बनाओगे आप आंसर को? आपको पता है कि खनिज जो होता है हर जगह हर वस्तु में पाया जाता है, यानी जितनी वस्तु होती है सुई से लेकर जहाज तक सारे वस्तु खनिज से ही बनाए जाते हैं। तो इसका महत्व यह है कि दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से ही बनाए जाते हैं। एक बात तो आप ऐसे लिख दोगे कि जितनी भी चीजें हैं उस खनिजों के द्वारा ही बनाया जाता है। जैसे इमारतें, पुल खनिज से बनाए जाते हैं। भोजन में भी खनिज होते हैं, यानी भोजन के अंदर भी खनिज होता है। मशीनों और औजार खनिज से ही बनते हैं। परिवहन के साधन, बर्तन आदि खनिजों से ही बनाए जाते हैं। तो आपको पता है कि खनिज से ही सारी चीजें बनती हैं। तो आप इसके महत्व पूछेगा तो महत्व ऐसे बना कर लिख देंगे, और हमारे लेक्चर को यदि पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं ध्यान से, तो आपको यही से ही पता चल जाएगा कि खनिज क्या है, अयस्क क्या है और
खनिजों का महत्व क्या है। तो खनिज हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि सभी सामान इसी से बनाए जाते हैं। आइए हम बात करते हैं अयस्क के बाद आखिरकार खनिज कहां से पाया जाता है। ये जो खनिज बार बार हम लोग बोल रहे हैं, एक खनिज आखिरकार कहां से पाया जाता है। खनिजों के प्राप्ति स्थल, तो सबसे पहली बात कि यह आग्नेय तथा कायांतरिक से, यहां से आग्नेय तथा कायांतरिक से जहां जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा ये सब पाया जाता है। और हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों की परतों में, अवसादी चट्टानों के परतों में क्या क्या पाया जाता है। तो कोयला, पोटास, सोडियम, नमक आदि अवसादी चट्टानों के परतों में पाए जाते हैं। और धरातलीय चट्टानों से, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से क्या पाया जाता है, बक्साइट पाया जाता है। यानी जो बक्साइट का निर्माण होता है वो कैसे होता है, धरातलीय चट्टानों के अपघटन से होता है। जो बक्साइट है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप, जलोढ़ जमाव कहो या प्लेसर निक्षेप के रूप में क्या पाया जाता है, सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम आदि ये जलोढ़ जमाव या प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। और हम बात करें महासागरीय जलों में भी खनिज पाए जाते हैं। महासागरीय जल में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, ये सारी चीजें, ये सारे खनिज आपको याद रखना है कि कहां से पाए जाते हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। यानी आपने पढ़ा कि खनिज तो आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों से पाए जाते हैं, यानी उसमें खनिज का निर्माण कैसे होता है हम पूरी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको बिल्कुल यूट्यूब पे आधा घंटे में पढ़ा देते हैं लोग, पता नहीं कैसे खत्म कर देते हैं आधे घंटे में, 30 मिनट में। हम आपको भले से 1.5 घंटा लगे, 1 घंटे से ऊपर लगे, हम आपको सारे कंटेंट देंगे ताकि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ना रहे। सारे कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से देंगे, बस मन से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, और जो लगे कि आप नोट्स करना चाहिए उसे नोट्स करते रहिए। आपको एक कंटेंट तो मिलेगा, आप यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन पे जाएंगे, एक कंटेंट मिलेगा, लेकिन फिर भी अपना जो शॉर्ट नोट बनाते हैं वो जरूरी है। अगर आप उसे बना लेते हैं तो एग्जाम से पहले थोड़ा सा भी देख के जाएंगे कि सर ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था, हाँ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी लगेगा कि आप कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, नहीं तो फिर से पीडीएफ खोलोगे, फिर सारी चीजें पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए शॉर्ट नोट जरूरी है। धीरे धीरे अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, पढ़ते रहो। पीडीएफ तो आप ले ही सकते हो, आपको वो भी फ्री में मिल रहा है। तो आप बस आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और फ्री में पीडीएफ को ले लेना है। वहां पे फ्री सेक्शन दिखाएगा, 3 डॉट पे जाएंगे, फ्री सेक्शन लिखा होगा, क्लास 10th लिखा होगा। क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये जो चैप्टर है सामाजिक विज्ञान वो फ्री में है। तो आइए हम देखते हैं, चैप्टर की तरफ आते हैं। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में खनिज कहां पाया जाता है, दरारों, जोड़ों, अंशों व बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव रिसाव के रूप में तथा बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। यानी ये जो खनिज हैं ये दरारों में, जोड़ों में, अंशों व बिदरों में मिलते हैं। छोटे जमाव रिसाव के रूप में, बड़े जमाव परत के रूप में ये पाए जाते हैं। जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भू पृष्ठ की ओर ढकेले जाते हैं, तब ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। तो याद रखेंगे
मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसके उदाहरण हैं। यानी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से क्या क्या मिलते हैं बेटा? याद रखेंगे, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा जैसे खनिजों को हम आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से निकाले जाते हैं। यानी इसका निर्माण जो होता है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण होता है। अभी मैंने बताया सोना चांदी का भी निर्माण कहां से होता है। आप लोग ऐसे ही शॉर्ट नोट बनाते रहेंगे, समझते रहेंगे। आइए हम बढ़ते नेक्स्ट। आपके एनसीईआरटी में दिया है 2-3 टॉपिक दिया है छोटे छोटे, मैंने उसको भी कवर कर लिया है ताकि आपका एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछे वो आपके लिए ये ना हो कि हमने सर से पढ़ा नहीं, छूटेगा नहीं, इतना तो गारंटी है। बहुत ही मेहनत के साथ एक कंटेंट लाया गया है, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, लिखते भी रहिएगा। टॉपिक है भूगर्भ शास्त्री। भूगर्भ शास्त्री किसे कहते हैं? तो वे वैज्ञानिक जो चट्टानों की प्रकृति, जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण की अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? भूगर्भ शास्त्री। यानी जो चट्टानों की प्रकृति और उनके निर्माण के अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं भूगर्भ शास्त्री। आप लोग खनिज पढ़ते आ रहे हैं, उसमें टॉपिक खनन। भाई खनन क्या होता है? खनन जो पृथ्वी के अंदर खुदाई करके जो खनिज निकाले जाते हैं, जो धातु निकाली जाती है, जो हमारे लिए उपयोगी है, उसे क्या बोलेंगे? खनन कहेंगे। खनन क्या होता है? यानी पृथ्वी के गर्भ से, यानी पृथ्वी के अंदर से धातुओं, अयस्कों तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना क्या कहलाता है भाई? खनन कहलाता है। यानी जो भी धातुएं, जो भी अयस्क, जो भी खनिज जो हमारे लिए उपयोगी है उसको जमीन के अंदर से निकालना, खुदाई करके निकालना क्या कहलाता है भाई? खनन कहलाता है। हम खनिज पढ़ चुके हैं, लेकिन खनिज बहुत तरीके के होते हैं। आप लोग जानते हैं खनिज के बहुत सारे वो है, लेकिन मुख्यतः इसके 3 वर्गीकरण के आधार पर खनिज का वर्गीकरण उनके रंग, उनके चमक, उनके कठोरता, उनके घनत्व, उनके क्रिस्टल के आधार पर किया जाता है। क्योंकि अलग अलग जो खनिज होता है अलग अलग रंग के होते हैं, अलग अलग तरीके के चमकते हैं, उनकी कठोरता के आधार पे, क्योंकि नमीयुक्त भी होते हैं, कठोर भी होते हैं, उनके घनत्व के आधार पे, उनके क्रिस्टल के आधार पे किया जाता है। यानी खनिजों को इस आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। तो खनिज को मुख्यतः इन सब के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। 3 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहां से मुझे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और लिखते भी रहिएगा। यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है बहुत ही मजेदार तरीके से। अभी तो आप जाने हैं खनिज के बारे में, अब जानेंगे खनिजों के प्रकार। खनिज मुख्यतः 3 प्रकार के होता है भाई। कितने प्रकार के? मुख्यतः 3 प्रकार के खनिज होते हैं। कौन कौन? एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज, एक होता है ऊर्जा खनिज। ध्यान से समझेंगे धात्विक खनिज क्या होता है, अधात्विक खनिज क्या होता है और ऊर्जा खनिज क्या होता है। अगर इस चैप्टर को समझ लिए, समझिए आपका 5-7 नंबर क्लियर हो गया। क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन पूछता है खनिज किसे कहते हैं, खनिज के कितने प्रकार होते हैं, इसे समझाइए। तो बहुत डिटेल में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। खनिज आप समझ ही गए,
खनिज के प्रकार, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज। उसके बाद से हम धात्विक खनिज के एक एक खनिज को विस्तार से समझेंगे ताकि आपके एग्जाम में इतने अच्छे से लिखें कि आपका एग्जामिनर जो है खुश हो जाए, आपको फुल मार्क्स दे। तो धात्विक खनिज होता क्या है, आइए हम समझते हैं। धात्विक खनिज क्या होता है? वे खनिज जिसमें लोहे धातु का अंश होता है। धात्विक मतलब यानी जिसमें लोहा पाया जाता है। ऐसे खनिज जिसमें लोहे का क्या हो, अंश अधिक हो, यानी लोहे का अंश ज्यादा हो, उसमें लोहा पाया जाता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? धात्विक खनिज बोलेंगे। ये धात्विक खनिज भी 3 प्रकार का होता है। इस धात्विक खनिज को भी 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से? एक तो है लौह खनिज, एक अलौह खनिज और एक बहुमूल्य खनिज। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। इस खनिज को भी 3 पार्ट में बांटा गया। एक है लौह खनिज, अलौह खनिज और बहुमूल्य खनिज। लौह खनिज क्या होता है? बात से पता चल रहा है। लौह मतलब लोहा, जिसमें लोहा पाया जाता है। ऐसे खनिज जिसमें लोहा पाया जाता हो, जैसे मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, ये क्या है? लौह खनिज है। क्या है भाई? लौह खनिज है। नाम याद रखना। कौन कौन लौह खनिज है? मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, अयस्क, ये सारे के सारे लौह खनिज है। हम बात करेंगे अलौह खनिज की। अलौह खनिज क्या है? अलौह खनिज जिसमें लोहा न पाया जाता हो, जिसमें लोहे का अंश न हो। तो नाम याद रखेंगे भाई। जिसमें जैसे तांबा, तांबा ये अलौह खनिज है। कॉपर, सुने तांबा? तांबा का नाम? जी सर। कहा यूज होता है बेटा? सर इससे तो वायर बनाया जाता है, बिजली इलेक्ट्रिक वाला काम। हाँ हाँ हाँ, सही बात सुना आपने। कॉपर, तांबा का हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आगे भी इसकी डिटेल में पढ़ना है। जितने भी ये धातुएं हैं, तांबा, सीसा, जस्ता, बक्साइड, ये सारे चीजें अलौह खनिज कहलाते हैं। तो मेरी बातें अच्छे समझ में आया होगा। लौह खनिज और अलौह खनिज। लौह खनिज में जिसमें लोहा पाया जाता है और लौह खनिज में जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, वो क्या कहलाएगा? अलौह खनिज। अब लौह खनिज के एग्जांपल याद रखेंगे भाई। कौन कौन सा? एक बार और हम पढ़ते हैं। जैसे अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट आदि ये लौह खनिज है। और लौह खनिज कौन कौन है? जैसे तांबे, तांबा जो होता है उसमें लोहा नहीं पाया जाता है। सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आदि ये अलौह खनिज कहलाते हैं। एक और है जिसे हम बोलते हैं बहुमूल्य खनिज, यानी इसके मूल्य क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे खनिज जिसके बहुत ज्यादा मूल्य हो। ऐसे बात देख समझ गए होंगे। सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि ये सब क्या कहलाते हैं? बहुमूल्य खनिज कहलाते हैं। तो मुझे पूरी तरह से आशा है, विश्वास है कि बात समझ में आया होगा। जिसको जिसको ये बात समझ में आया जरूर चैनल सब्सक्राइब कर देना और कुछ दोस्तों को भी शेयर कर देना, ग्रुप में भी शेयर कर देना। अगर आप इस तरीके से हेल्प करते रहे तो पक्का है बहुत अच्छे से तरीके से कंटेंट आता रहेगा। अच्छे से आप पढ़ते रहोगे, आपको कहीं भी इसके अलावा नहीं पढ़ना है। ये कंटेंट हम सारे फ्री में देंगे, एकदम मेरा गारंटी है। ये मेरा वादा है कि आपको ये फ्री सारे कंटेंट हम फ्री में देंगे। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो हम आशा करते हैं धात्विक खनिज समझ में आया होगा। धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के। लौह खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, जैसे निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज। और लौह खनिज जिसमें लोहा का अंश न हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। और बहुमूल्य खनिज जिसकी मूल्य बहुत ज्यादा हो, बहुत कीमती हो, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लिखेंगे खनिज के 3 प्रकार क्या? धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिए। तो धात्विक समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे अधात्विक खनिज।
थोड़ा सा एक दो एग्जांपल्स हैं, समझ लेते हैं। जैसे लौह खनिज के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे उसके आगे। लौह खनिज, सिंपल सी बात है, लौह खनिज और लौह अयस्क। लौह खनिज क्या होता है? जिन खनिजों में लौह अंश होता है। सिंपल सी बात है, हर बार वही आ रहा है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना है, सारी चीजें याद करा दूंगा इसी क्लास में ही। लौह खनिज क्या है? लौह अंश होता है, जैसे लोहा, मैग्नीज, अभी आप लोगों ने पढ़ा है, निकल, ये सब के सब लौह खनिज है। बात करेंगे लौह अयस्क की। लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है तथा औद्योगिक विकास की रीढ़ है। यानी जो लौह अयस्क है, ये औद्योगिक विकास की रीढ़ है। यानी उद्योग में इस लौह अयस्कों का बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन उद्यमान है। भारत के उच्च कोटि के लोहा से युक्त लौह अयस्क के धनी है। मतलब भारत में भी लौह अयस्क बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। हम अभी देखेंगे एक एक खनिज के बारे में, एक एक धातु के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम भारत में रहते हैं, तो भारत में कहां पाया जाता है इन सब के बारे में सारे चार्ट लेकर आया हूं, बस अंत तक बने रहना, मजा आएगा। सारी चीजें कवर करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, बस ऐसे ही बने रहना। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। भारत में लौह अयस्क की पेटियां, यानी लौह अयस्क की पेटियां कहां कहां पाई जाती हैं? जैसे उड़ीसा में, अगर हम उड़ीसा की बात करें, ये सारे आपके एनसीईआरटी में दी गई है। उड़ीसा की बात करें तो झारखंड पेटी, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो गोवा पेटी, बेलारी की बात करें तो चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुर पेटी। दुर्ग की बात करें बस्तर, चंद्रपुर पेटी। याद रखेंगे इसको। जो लौह अयस्क हम लोग पढ़े हैं, अब उसमें हम पढ़े हैं कि इसमें लोहा पाया जाता है, जैसे कोबाल्ट, निकिल, मैग्नीज। तो हम अब समझेंगे मैग्नीज के बारे में। लौह खनिजों में आता है, हम एक एक खनिजों के, एक एक धातुओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसे है मैग्नीज। अब मैग्नीज भारत में कहां कहां पाया जाता है, इस सारे डिटेल पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आइए हम देखते हैं। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी ये इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है मैग्नीज। एक टन इस्पात बनाने में लगभग, एक टन इस्पात बनाने में, याद रखेंगे फैक्ट को, आपके एनसीईआरटी की लाइन है, एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है भाई। एक टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलो मैग्नीज की आवश्यकता होती है। आपकी एनसीईआरटी में एकदम एग्जैक्ट यही लाइन लिखा है। अगर जो बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं एवं पेंट बनाने में किया जाता है। यानी इसका, मैग्नीज का उपयोग सबसे पहले देखेंगे कहां पाया जाता है, इसका यूज कैसे होता है, कहां पे किया जाता है। यानी इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, याद रखेंगे मैग्नीज का उपयोग कहां करेंगे भाई? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाई और पेंट बनाने में इस मैग्नीज का उपयोग करते हैं। हम बात करेंगे मैग्नीज की। भारत में मैग्नीज कहां कहां पाया जाता है, ये आपके एनसीईआरटी का ही बुक से लिया गया है। हम इसके जो डेटा है
2016-17 के अनुसार मैग्नीज उत्पादन में राज्यों का अंश, मैग्नीज का उत्पादन किन राज्यों में होता है? जैसे मान लीजिए हम बात करेंगे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में 27% मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। और हम बात करेंगे ओडिशा और महाराष्ट्र की, तो 25% इनमें ओडिशा में, 25% महाराष्ट्र में, 27% मध्य प्रदेश में और 11% कर्नाटक में, 10% आंध्र प्रदेश में और 2% अन्य जगहों पे मैग्नीज पाया जाता है। तो देख सकते हैं कि जो आपका राज्य है भारत के, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन 3 जगहों पे ज्यादा पाया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। याद रखेंगे OMM, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 3 जगहों पे ज्यादा पाया जाता है। और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश भी याद रखेंगे। अगर मैग्नीज का पूछेगा कि भारत में मैग्नीज कहां पाया जाता है, तो इस तरीके से, इस चार्ट के हिसाब से आप फिगर मैपिंग के साथ याद रख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि मैग्नीज आखिरकार भारत में कहां कहां पाया जाता है। ट्रिक से थोड़ा सा याद रखेंगे, OMM मैग्नीज, यानी ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज हुआ खत्म, हम अब आते हैं अल्लाह अयस्क पे, सॉरी अल्लाह खनिज पे। जैसा कि आपको पता है खनिज 3 प्रकार का होता है। मैंने लौह खनिज बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ चुके। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो आप बहुत अच्छे से दे देंगे। हम बात करेंगे अल्लाह खनिज में। अल्लाह खनिज आपको बातों से समझ में आ रहा होगा कि जिसमें लोहे का अंश न हो, जिसमें लोहा न पाया जाता हो। देखिए इतने अच्छे समझा दूंगा ना चैप्टर, एकदम मजा आ जाएगा। थोड़ा लंबा जाएगा, घबराना नहीं, बस अच्छे से बैठे रहना, समझते रहना। हम भी चाहते थे टॉपिक को कट करके खत्म कर देता 1 घंटे में ही, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, घबराना नहीं। हम पूरे डिटेल में लेकर आते हैं, जैसे हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में, अपने पेड कोर्सेस में देते हैं, वैसे इस बार यूट्यूब पर फ्री में लेकर आया हूं, ताकि जब कोई दिक्कत ना हो। तो आप इस समझिए लौह खनिज क्या है। इन खनिजों में लोहा का शामिल नहीं होता है, इन खनिजों में लोहा शामिल नहीं होता है। जाहिर सी बात है, लौह खनिज है तो लोहा कैसे शामिल होगा भाई। अलौह खनिजों के बारे में आपको बताया था, एक बार मुझे बता दो कौन कौन सा है। बस एक धातु का नाम बता दो भाई अलौह खनिजों का। जो भी अगर सुनना है, देख रहा है, सोचो अलौह खनिज कौन कौन से होते हैं। एक बार सोचो, पढ़ रहे होते हैं ध्यान से, अगर बातें याद आ रही हैं सोचो, अपने कंसंट्रेशन के साथ बैठे हुए हो। अगर नहीं याद आ रही है तो दिक्कत में हो भाई। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के बाद भी अगर याद ना हो तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो आपको कहीं भेजवाना पड़ेगा। ठीक है, चलो घबराना नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा मनोरंजन साथ पढ़ाई करते रहेंगे, ताकि आप लोग को सारी चीजें याद होते रहे, समझ में आते रहे। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है माइंड में, सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। बस अच्छे से ध्यान से पढ़ते रहिए। अगर आपको खनिज आ गया, खनिज के प्रकार आ गया, तो कितने अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। केवल एक लेक्चर देखे, आपका तैयार। एक ही साल से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल कहते हो सर और थोड़ा समझ में आता है, खनिज नहीं आता था सर। मैं पक्का कर रहा हूं खनिज समझ में पक्का आएगा, 100% आएगा, और आ भी रहा होगा। जो भी मुझे ध्यान सुनना होगा, ये नहीं कि आप लेक्चर लगा लिए कहीं काम कर रहे हो दूसरा कुछ।
या कहीं बतिया रहे हो दोस्त यार से, तो कैसे समझ में आएगा? अगर लेक्चर लगा रहे हो तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ हमें सुनो, समझो, देखो, तब याद होगा, अब बता पाओगे आंसर को भी। मैंने पूछा क्या? अल्लाह खनिज, अल्लाह खनिज जिसमें लोहे का अंश न हो, जिसमें लोहा शामिल न हो, जैसे कॉपर, तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं। ये सब के सब अल्लाह खनिज हैं। धातु शोधन, इंजीनियरिंग व विद्युत उपयोगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि तांबा, कॉपर, कॉपर आपने सुना होगा, कॉपर का वायर होता है जो कि हमें इलेक्ट्रिक में यूज होता है, बिजली के तार बनाने में यूज होता है। तो ये सारे चीजें जो है अल्लाह खनिज है। तो आप देख रहे हैं, आप लोग मैंने शुरू में पढ़ाया था कि जो खनिज है, सुई से लेकर जहाज तक जितनी वस्तुएं हैं इस खनिज से ही बनाए जाते हैं। तो हम देख चुके कि अल्लाह खनिज क्या है। जैसे हम लोग लौह खनिज में मैग्नीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था, इसमें भी हम कुछ धातुओं को डिटेल में पढ़ेंगे ताकि उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे तो आपको बिल्कुल डर भय न लगे, ये न लगे कि सर ने पढ़ाया नहीं। मैं वादा करता हूं सारे टॉपिक पढ़ा के जाऊंगा, बस पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, ध्यान सुनने वाला बच्चा होना चाहिए। बस छोटा सा टॉपिक है, लौह और अलौह। आपको पता है, अगर एक दो नंबर पूछता है तो सिंपल सी बात है, मैं पढ़ा रखा हूं उस चीज को, एक बार और देख लेते हैं। लौह खनिज जिसमें लोहे का अंश होता है और जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। कितना सिंपल सी बात है। अगर लौह खनिज पूछेगा भाई जिसमें लोहा पाया जाता है, और जिसमें अलौह खनिज पूछेगा तो जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है, वो होता है अलौह। और एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे लौह अयस्क, जैसे मैग्नीज, मैग्नीज तो आपको बिल्कुल याद रखना है। निकल, कोबाल्ट, ये हमारे लौह खनिज हैं, ये सारे हमारे लौह खनिज हैं। अगर हम बात करेंगे अलौह खनिज की तो तांबा, सीसा, जस्ता और बक्साइट ये हमारे सारे अलौह खनिज हैं। अगर मजा आ रहा है तो जल्दी से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो देख रहा है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। कम से कम जो आपके ग्रुप में है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है, आपके फेसबुक ग्रुप में है, आप जरूर इस लिंक को शेयर करो कि यहाँ पे सारे कंटेंट को बहुत ही बेस्ट क्वालिटी, सारे टॉपिक को कवर करते हुए, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाता है, जहाँ पे आपको सारे कंटेंट हम फ्री में दे रहे हैं। इसके लिए आपको U2S कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, सारी चीजें। बस इसके बदले मुझे आपका प्यार, हमें क्या चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर करना, बस मुझे ये चाहिए आपसे। बाकी हम ऐसे कंटेंट देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट देंगे। आगे हम बात करने वाले हैं तांबा। तांबा जो है एक अलौह खनिज है। अब हम अगर तांबे के बारे में आ जाए, अब देखिए पेपर बनाने वाला हम ऐसे कवर कर रहे हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड का बच्चा बैठा है वो भी कर लेगा, यूपी बोर्ड का बच्चा बैठा है वो भी कर लेगा, और बिहार बोर्ड का बच्चा बैठा है वो भी कर लेगा, चाहे कोई भी स्टेट हो, और जिसमें चैप्टर आ रहा हो वो 100% कर लेगा। इतने अच्छे तरीके से कवर किया जा रहा है। अगर वो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है तो बहुत अच्छे समझ के उसे कर लेगा। तांबा, अगर हम तांबा की बात करें, तांबा जो होता है घातवर्ध, तन्य और ताप सुचालक होता है। एक घातवर्धन्य होता है, तन्यता पाई जाती है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, और ताप सुचालक, सुचालक मतलब जिसमें क्या हो, करंट पास हो। तो मैंने आपको बताया था कि तांबा का यूज हम कहां करते हैं, बिजली के जो वायर होते हैं तार बनाने में इसका यूज किया होता है।
किया जाता है। आप लोगों ने सुना भी होगा कॉपर वायर बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा बातें आपको याद रखनी है, धीरे धीरे सारी चीजें एक बार लेक्चर देख लिए, नोट्स बना लिए, पक्का याद हो जाएगा। तो घातवर्धक तन्य और ताप का सुचालक होने के कारण तांबा का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। यानी तांबे का उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सामान्य रसायन उद्योगों में किया जाता है। अगर तांबे के बारे में आएगा तो आप लिख सकते हो तांबा अलोह खनिज है, इसके बारे में जान सकते हो। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की बालाघाट खदानों देश का लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। यानी मध्य प्रदेश की बालाघाट खदान, यानी मध्य प्रदेश की बालाघाट जो खदान है लगभग 52% कॉपर यानी तांबा उत्पन्न करती है। कहां पे भाई? मध्य प्रदेश में। मैंने मैग्नीज पढ़ाया था, याद आ रहा है? OMM ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इन सब बातों को भी रिलेट करते चलेंगे कि मैग्नीज कहां पाया जाता है ज्यादा। यहाँ पे 52% जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। चलिए बॉक्साइट, हम बॉक्साइट के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। यानी जो बॉक्साइट का निर्माण होता है, इनकी निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेट से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होता है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का व सुचालक भी होता है। आपको मैंने सुचालक के बारे में बताया, जिसमें करंट पास होता है, जिसमें धारा बहती है। तो बॉक्साइट भी क्या है? सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक घातवर्धनता पाया जाता है, भी पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों तथा बिलासपुर, कटनी के पठारों प्रदेशों में पाया जाता है। तो भाई जितने भी खनिजों के बारे में पढ़ रहे हो, उसका यूज क्या होता है और वो कहां पाया जाता है, इन बातों को भी याद रखोगे। एक लेक्चर लेकर आऊंगा जो मैपिंग का होगा, ये क्योंकि इस चैप्टर में मैपिंग का क्वेश्चन आते हैं भूगोल के, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सब में जो मैपिंग वाले प्रश्न आते हैं यानी इस चैप्टर से आते हैं, वो मैं किसी दूसरे लेक्चर में करा दूंगा। मैपिंग लेकर आएंगे बहुत अच्छे तरीके से, एग्जाम से पहले सारी चीजें करा दूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो। इसको याद रखेंगे बॉक्साइट के बारे में। देखेंगे बॉक्साइट जो है ओडिशा में 49% ओडिशा में पाया जाता है बॉक्साइट। गुजरात में 24%, झारखंड में 9%, छत्तीसगढ़ में 8%, महाराष्ट्र में 8%, अन्य जगहों पे 2%। यानी याद रखेंगे ओडिशा को। यानी बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अधिक कहां पे उगाया जाता है? ओडिशा में 49%। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बॉक्साइट हो गया। और धातु खनिज, वे खनिज जिसमें धातु का अंश नहीं होता है, धातुओं का अंश नहीं होता है, आप पढ़ चुके हैं, जैसे अश्वक, नमक, पोटास, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर आदि। ये हैं आपके अधात्विक खनिज।
हम बात करेंगे अभ्रक की, धीरे धीरे और भी खनिजों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। चैप्टर को आज ही खत्म करेंगे, एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे, बस ध्यान से बने रहना, सुनते रहना। हम इसकी सेकंड पार्ट लेकर नहीं आएंगे, आज ही खत्म करेंगे, भले ही 1.5 घंटा लगे। अभ्रक प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक भाई कैसे पाया जाता है? प्लेटों या परतों के रूप में पाया जाता है। अभ्रक के निक्षेप के प्रमुख क्षेत्र: छोटा नागपुर का पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाया जाता है। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग की पेटी में पाया जाता है। राजस्थान में अजमेर के पास पाया जाता है। आंध्र प्रदेश की नेल्लोर पेटी में पाई जाती है। अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों में प्रयोग के लिए किया जाता है। यानी हम याद रखेंगे कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है, क्या बनाने में किया जाता है, किस लिए किया जाता है। तो यहां तक हम आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा सारी चीजें। हम बात करेंगे चूना पत्थर की। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यानी जो चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः औषधि चट्टानों में भी पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल है। यानी ये सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है। यानी चूना पत्थर को यूज हम सीमेंट बनाने में भी करते हैं। हम जैसे कच्चे माल का मतलब अभी वो बना नहीं है, हम चूने पत्थर को लेकर आते हैं, मशीनों के द्वारा प्रयोग करके हम क्या बना देंगे? सीमेंट बना देंगे। वहां भी प्रयोग करते हैं। लौह पुरागन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। तो चूना पत्थर का यूज भी आप जान गए। चूना पत्थर आखिरकार कहां कहां पाया जाता है, थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। राजस्थान में 21% है, राजस्थान में ज्यादा है। मध्य प्रदेश से 11, आंध्र प्रदेश से 11, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में चूना पत्थर उत्पादन करता है। ये सारी डाटा 2016-17 के अनुसार है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं खनन उद्योग को घातक उद्योग क्यों कहा जाता है। यानी जो खनन उद्योग है एक घातक उद्योग क्यों कहलाता है। ये भी आपका एनसीईआरटी का ही टॉपिक है। इसे एक बार सोचो कि घातक उद्योग क्यों कहा जाता है। अगर इसमें जो खदानों में काम करते हैं लोग, उनकी स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाती है, खराब हो जाती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, खदानों में पानी भर जाने या आग लग जाने से श्रमिक में डर बना रहता है। इसलिए क्या है, ये घातक है। यानी जो खनन उद्योग है बहुत ही घातक होता है। अगर हम बात करेंगे एक एक करके, एक एक पॉइंट को समझते हैं। इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। यानी इस उद्योग से श्रमिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। लगातार धूल और हानिकारक धुएं में सांस लेना पड़ता है। हमेशा वहां पे धूल धुआं बना रहता है और उसमें सांस लेना पड़ता है। इससे क्या होगा, श्रमिक के फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो जाती है।
जैसे खदानों में पानी भर जाता है, आग लग जाने से श्रमिक हमेशा डर बना रहता है। खनन के कारण नदियों का जल प्रदूषित हो जाता है, भूमि और मिट्टी का अपक्षय हो जाता है। तो एक कारण है जो खनन उद्योग के घातक उद्योग कहा जाता है। तो ये सब बातें अगर याद रहेगा तो आप लिख लेंगे, और आशा करते हैं सारी बातें आपको याद भी हो रही होंगी। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ आ रहा है तो एक बार लाइक कर दो, और जो भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। आगे जो भी चैप्टर पढ़ना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक बार करा दो सर, तो मैं जरूर चैप्टर को लेकर आऊंगा और आपका हेल्प जरूर करूंगा, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर अपने भविष्य को सिक्योर करें। देखिए, अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आपका एडमिशन आप 11th में जहां चाहेंगे, जिस सब्जेक्ट लेना चाहेंगे वैसे हो जाएगा। अगर नंबर कम रहेगा तो सोचना पड़ जाएगा। अगर जिन बच्चों को आईआईटी में जाना है, आईआईटी क्रैक करना है, तो उसे 75% लाना ही होगा। इसलिए कह रहा हूं, इतना नंबर लेकर आओ, इतने परसेंटेज अच्छे लेकर आओ कि टेंशन ना रहे। आईआईटी हो, नीट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप हर जगह अवेलेबल उपलब्ध रहो। उसके फॉर्म डालने में, समझने में और 11th के एडमिशन में। बस जो प्रेजेंट में है, यानी 10th में हो तो 10th को पूरा जी जान लगा दो अपनी। अगर ये समय निकल गया ना, फिर जिंदगी में रोते रह जाओगे कि मेरा 10th में सर अच्छे नंबर नहीं आया, मैंने इसलिए ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाई, तो जिंदगी भर का रोना हो जाएगा। अगर अभी मेहनत कर लेते हो तो आपके पास अभी जुनून, जज्बा, जोश है, आप कुछ भी कर सकते हो। बस दिल लगा के, मन लगा के पढ़ना चाहिए। आओ, खनिज संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? यानी जो खनिज है इसका संरक्षण भी जरूरी है। अगर बचाव नहीं करेंगे तो क्या होगा? इसलिए हमें खनिज का बचाव भी जरूरी है, संरक्षण, संसाधन जो है उसकी संरक्षण भी आवश्यकता है। खनिज संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि खनिज हमारे उद्योग में यूज होते हैं और कृषि के आधार है। नवीकरण योग्य नहीं है। निक्षेपों की कुल मात्रा बहुत ही कम है। इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। हम बहुत तेजी से खनिजों का उपयोग कर रहे हैं, आपको पता ही है। इन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए संभाल कर रखना चाहिए। यानी जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, यदि हम इसे संभाल कर रखेंगे तो वो क्या सही तरीके से रह पाएंगे? क्या वो सही तरीके सामानों का यूज कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए खनिज हमारे लिए आवश्यकता है, और हमें अपनों के साथ साथ अपने आगे आने वाले पीढ़ियों का भी ध्यान रखने के लिए इसे हमें बचाकर सुरक्षित तरीके से रखना चाहिए। यानी सही तरीके रखने का मतलब है कि हमें जितना आवश्यकता है बस उतना यूज करें, फालतू का हम यूज ना करें। जैसे मान लीजिए बिजली, इलेक्ट्रिक है, जब तक अपने यूज में हो, घर में हो, तभी यूज करो। अगर बाहर जा रहे हो, कहीं ऐसा काम पड़ गया, उसे ऑफ कर दो। यानी इसे बचा कर रखना जरूरी है। सोचो अगर इलेक्ट्रिक बिजली ना हो तो क्या होगा? कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ेगी, आप खुद सोच लो, इसके अंदाजा लग जाएगा आपको। चलो, खनिज संसाधनों के संरक्षण के उपाय। चलो, हम खनिज संसाधन का उपाय कैसे करेंगे, कैसे बचाएंगे, उसको किस तरीके से बचाएंगे जो खनिज है अपने। तो सबसे पहले खनन एवं परिष्करण के दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो। यानी जब हम खनन कर रहे हैं, खनन मतलब मैंने बताया था खुदाई कर रहे हैं,
खुदाई करके अन्य धातुओं अयस्कों को निकाल रहे हैं, तो उसके दौरान इन पदार्थों की बर्बादी कम हो, यानी उसमें से केवल अपना मेन मेन खनिज निकालें। जहां तक संभव हो प्लास्टिक और लकड़ी का प्रयोग करें। जो प्लास्टिक है, जो परमाणु प्लास्टिक है, लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। खनन व खनिज सुधार प्रक्रिया में धातु बनने तक कम से कम अपव्यय हो, यानी कम से कम धातु का प्रयोग किया जाना चाहिए। रद्दी एवं पुराने माल का पुनः प्रयोग करना चाहिए, यानी जो भी रद्दी चीजें हैं और पुराने माल बचे हुए हैं उसका पुनः प्रयोग करके नए धातुओं का बनाना चाहिए। ये नहीं कि वेस्टेज कर दो, खराब कर दो। बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे जो रद्दी पड़ी हुई है, उसका यूज करके भी अलग अलग चीजें तरह की वस्तु बनाई जाती है, यानी इसे करना चाहिए, ये जरूरी है। तभी हम खनिजों को बचा पाएंगे, खनिजों को संरक्षण रख पाएंगे। योजनाबद्ध तरीके से खनिजों का पुनः चक्रण व पुनः उपयोग करना चाहिए। हम एक योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से, सही तरीकों से अगर हम खनिजों को काम करते हैं, खनिजों को अपने उपयोग में लाते हैं, तो हम पुनः इसका पुनः चक्रण का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक बोतल है, बोतल खराब हो गया तो इसको फेंक देंगे, सड़ गल के जमीन के अंदर जाकर क्या करेगा, मिट्टी को दूषित करेगा। अगर इसको हम पुनः क्या करें, काम में लगा दें, इसको फिर से हम बनाने की कोशिश करें, कोई अन्य धातु, कोई अन्य वस्तु, तो बन जाएगी। ये नहीं कि हम उसको ले जाकर ऐसे फेंक दे खराब हो जाने के बाद। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको पुनः चक्र में प्रयोग करेंगे तो धातुओं का बचत होगी, खनिजों का बचत होगा, इसके संरक्षण रहेगा। यही सब उपाय है, इसको पुनः चक्र में, पुनः काम में लाना, जहां पे जरूरी हो उतना यूज करना, रद्दी और पुराने माल को पुनः प्रयोग में ला देना, नियोजित व सतत पोषणी तरीके से उपयोग करना, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खनिजों के अन्य विकल्प ढूंढना, जैसे सीएनजी। अभी बहुत सारे लोग सीएनजी का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो पॉइंट है, आप पॉइंट वाइज आप लोग भी याद रखेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाए। अगर खनिज के संरक्षण पूछ दे और इसके उपाय पूछ दे तो आप किस तरीके से करेंगे, आपके नोट्स में है, आप समझ सकते हैं इसको, और अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे तो अच्छे नंबर्स जरूर आएंगे। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा संसाधन के बारे में। जितने मैंने खनिज पढ़ा दिया था, एक खनिज के बारे में दिया है, चैप्टर में पढ़े होंगे खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। अब हम खनिज वाले पार्ट को यहां तक खत्म कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा भी देख लीजिए, खनिज हम लोग खत्म कर चुके हैं। खनिज खत्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और बचा है, हम इसको पढ़ लेंगे तभी खत्म हो जाएंगे, चैप्टर नहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन इस टॉपिक को पूरा 200 जुनून के पढ़ने के साथ आप लोग भी थोड़ा सा 1-2 मिनट में पानी वगैरह पी लीजिए और दिमाग को फ्रेश रखिए। मैं पूरा पक्का विश्वास दिलाता हूं, जैसे खनिज समझ में आया है वैसे ये भी समझ में आएगा। ऊर्जा संसाधन चैप्टर का नाम ही है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं, आप लोग भी अपना माइंड को रिफ्रेश कीजिए, पानी पी लीजिए, फिर हम चलते हैं। खनिज के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। खनिज होता क्या है, अयस्क क्या होता है, खनिजों के रंग, आकार, घनत्व के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, और उसके प्रकार के साथ साथ उन खनिजों के डिटेल में भी कुछ जाने हैं, वो कहां पे पाया जाता है। तो इस तरीके से अगर पढ़ते हैं
तो आपका खनिज चैप्टर बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर हम कृषि समझ में आ गया था, सर खनिज समझ में नहीं आ रहा था, सर एक बार पढ़ा दो। तो मैंने खनिज को लेकर आया, खनिज था संसाधनों को लेकर आया। तो ऐसे ही आपको और भी चैप्टर की यदि आवश्यकता है तो आप लोग बोलना, हम उस चैप्टर को भी लेकर आएंगे। बस जो भी बच्चा देख रहा है जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, क्योंकि कंटेंट सारे अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी वाले हैं। और जिनको चाहिए कंटेंट तो पता ही आपको, यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहां पे फ्री सेक्शन में जाएं, फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। कुछ पेड वाले कोर्स हैं, उसको नहीं टच करना है आपको। यदि जिसको पीडीएफ की आवश्यकता है वो पीडीएफ ले सकता है, बस आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आशा करते थोड़ा बहुत आराम कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। आइए हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। आखिरकार ऊर्जा संसाधन क्या होता है? फिर से वही जोश, फिर से वही जुनून के साथ लग जाना। ऊर्जा संसाधन यानी जितने, आपको मैंने एग्जांपल शुरू में दिया था, जैसे बाइक, कार, जैसे हम खाना पकाते हैं, रोशनी, ताप, गाड़ियों के संचालन में, उद्योगों में, मशीनों के संचालन में ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ऊर्जा की क्या होती है? आवश्यकता होती है। अब तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे सौर ऊर्जा आ गया, सौर ऊर्जा सभी गांवों में, शहरों में लोग यूज कर रहे हैं। हम बात करेंगे खाना पकाने में, इसमें भी रोशनी उजाले करने में, ताप के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए तथा उद्योगों में मशीनों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, विद्युत से किया जाता है। यानी जो भी ऊर्जा है, ऊर्जा का उत्पादन ईंधन, खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सब का यूज किया जाता है। ऊर्जा संसाधन को वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी जो ऊर्जा संसाधन है उसको वर्गीकृत किया जाता है। कैसे? कुछ जो होते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं, कुछ जो होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो हम याद रखेंगे कौन कौन से ऐसे हैं जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, कौन कौन से ऐसे हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो है लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब के सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इसे भी याद रखेंगे। ताप, विद्युत, अगर हम गैर परंपरागत स्रोत के बारे में जानेंगे तो गैर परंपरागत सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा शामिल है। अभी हम जो स्रोत हैं जैसे कोयला के बारे में, पेट्रोल के बारे में, बायोगैस के बारे में, परमाणु के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बस यहां पे आपको क्या याद रखना है कि कौन कौन से धातु हैं जो परंपरागत में आते हैं, कौन कौन से ऐसे धातु कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसी वस्तुएं हैं जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं भाई? सौर, पवन, ज्वारीय, भूतापी, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, ये सारी चीजें शामिल हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में सबसे पहले पढ़ेंगे कोयला के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोयला के बारे में। देखिए कितना अच्छा कंटेंट बना है। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगी। कोयला, कोयला जो है
भारत में कोयला बहुतायत पाया जाता है, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है और इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। यानी कोयला का उपयोग हमारे देश के लिए ऊर्जा आवश्यकताओं का महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है, यानी इससे ऊर्जा मिलती है। जैसे इसका उपयोग कहां कहां करते हैं, ऊर्जा उत्पादित तथा उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए भी इसका ऊर्जा की आपूर्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे कोयला का उत्पादन कहां कहां होता है, इसका प्रयोग क्या है, कोयले का भारत में कहां पाया जाता है। भारत में जो कोयला बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है देखेंगे। भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर ही निर्भर करता है। यानी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः कोयले पर निर्भर करता है। जो कोयला होता है, संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले को 3 भागों में 3 प्रकार से बांटा गया है। हम बात करेंगे संपीड़न की मात्रा, गहराई और समय के अनुसार कोयले को 3 भागों में बांटा गया है, 3 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से मेरे भाई, आ जाओ। लिग्नाइट, बिटुमेनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला, हम तीनों के बारे में जानेंगे, तीनों के बारे में समझेंगे। कभी कभी ना प्रश्न में कोयले के बारे में पूछ लेता है, तो लिखेंगे कोयला क्या है, एक परंपरागत स्रोत है। कोयला कहां पाया जाता है, कोयले का यूज कहां किया जाता है, और साथ में ही कोयले कहां कहां पाया जाता है, कोयले के प्रकार कितने होते हैं। जैसे लिग्नाइट, बिटुमेनस कोयला, एंथ्रासाइट कोयला। हम बात करेंगे लिग्नाइट कोयले की, तो लिग्नाइट एक निम्न कोटि का कोयला है, ये निम्न कोटि का कोयला है। कोटि का भूरा कोयला होता है जो कि भूरे रंग का पाया जाता है। यह मुलायम होने के साथ साथ अधिक नमी युक्त होता है। कुछ कोयला ऐसे होते हैं जो नमी युक्त होते हैं, नमी होता है उसमें, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे कोयले को हम क्या बोलेंगे, लिग्नाइट प्रकार की कोयला है, लिग्नाइट कोयला है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में पाया जाता है, याद रखेंगे इसको। मिलते हैं और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। और हम बात करेंगे, समझ में आया लिग्नाइट। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे बिटुमिनस कोयला के बारे में। बिटुमिनस कोयला क्या होता है, गहराई में दबे, मैंने शुरू में बताया था कि हजारों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे हैं क्या हुए, जमीन के अंदर दबे हुए, गहराई में दबे हुए, अधिक तापमान से प्रभावित कोयले से बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन को उच्च श्रेणी के लिए बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है। ये जो था निम्न कोटि के लिए था, जो बिटुमिनस कोयला का प्रयोग किया जाता है, उच्च श्रेणी के बिटुमिनस का कोयले का प्रयोग किया जाता है। लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। लास्ट वाला देख लेते हैं। लास्ट जो है एंथ्रासाइट कोयला। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है। एंथ्रासाइट भाई क्या होता है, एंथ्रासाइट की हम बात करेंगे, सर्वोत्तम गुण वाला सबसे अच्छा प्रकार का कोयला होता है जो कि कठोर होता है। ठीक है मेरे भाई। जो पहला था लिग्नाइट थोड़ा सॉफ्ट होता है और नमी युक्त होता है, याद रखेंगे। लिग्नाइट क्या होता है, नमी युक्त होता है, नमी होता है। और एंथ्रासाइट क्या होता है, सबसे सर्वोत्तम गुण वाला पाया जाता है, सबसे अच्छा कोयला होता है जो कि थोड़ा कठोर होता है। बिटुमिनस कोयला भी जो कि गहराई में दबे हुए अधिक तापमान से पाया जाता है, जो कि उच्च श्रेणी वाला कोयला होता है। इस प्रकार से हम याद रखेंगे, समझेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, भारत में कोयला।
भाई चूंकि हम भारत के रहने वाले हैं तो भारत के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे 10th में। अब भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, हम सब के बारे में जानेंगे। भारत में कोयला दो प्रकार के भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। एक जो है गोंडवाना, जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से कुछ अधिक है, और एक टर्शियरी निक्षेप में जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। सोचो कितने वर्ष पुराने हैं। इसके दो प्रमुख भूगर्भिक युग है, एक जो है गोंडवाना कोयला और एक जो है टर्शियरी को निक्षेप वाले। जो गोंडवाना है वो है आपका 200 लाख वर्ष से कुछ और अधिक, और हम टर्शियरी की बात करेंगे तो टर्शियरी है 55 लाख वर्ष पुराने। ठीक है, हम बात करेंगे कोयले की। जो गोंडवाना कोयला है यह गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी यानी पश्चिमी बंगाल और झारखंड में, झरिया, रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो कि महत्वपूर्ण कोयला का क्षेत्र है। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी आदि घाटियों में भी कोयले के जमाव पाए जाते हैं। याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है टर्शियरी कोयला क्षेत्र। उत्तर पूर्वी राज्यों में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। देख लेंगे, अपने हिसाब से इसे लिख भी लोगे, समझ भी लोगे। चलिए हम कोयले की बात पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में। पेट्रोलियम में भारत में बहुत ज्यादा पाया जाता है। हम बात करेंगे भारत की। भारत में कोयले के पश्चात ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है। अगर ऊर्जा का बात करेंगे तो कोयला के बाद पेट्रोलियम में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम या खनिज तेल है। यह ताप प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों के स्नेहक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे तेल शोधनशालाएं, संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में से एक नोडी बिंदु का काम करती है। अगर भारत में बात करें तो भारत का 63% पेट्रोलियम मुंबई हाईवे से निकलने वाली है, और 18% गुजरात से और 13% असम में आता है। ये भी डेटा को याद रखेंगे अच्छे तरीके से। बात करेंगे प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस, इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में जाना जाता है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में जाना जाता है, और पेट्रो रसायन का उद्योग के लिए औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इसका उपयोग कच्चे माल के प्रयोग के रूप में किया जाता है। यानी जो भी कच्चा माल होगा, यानी कच्चे माल का प्रयोग करके अलग अलग चीजें बनाई जाती है। मशीनों द्वारा प्रयोग करके अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं कच्चे मालों से। कार्बाइड ऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है, इसलिए वर्तमान शताब्दी का ईंधन है। कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस कहां पाया जाता है मेरे भाई? कृष्णा गोदावरी नदी के बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार खोजे गए हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विद्युत की। विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। जो विद्युत है इलेक्ट्रिक, मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न किए जाते हैं। पहला है
प्रवाहो जल से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करता है। यानी जो विद्युत के बारे में बात करेंगे, विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है, विद्युत कैसे बनती है, हम उसके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है, प्रवाही जल से, जल के प्रवाह से जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करती है। क्या चलाकर बार बार? हाइड्रो टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन, हाइड्रो टरबाइन को चलाकर जल विद्युत का उत्पन्न करना। अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न करना। यानी एक जल के द्वारा, एक ईंधन के द्वारा, इन दोनों के यूज से हम क्या करते हैं मेरे भाई? विद्युत को उत्पन्न करते हैं। जो बिजली आती है ना, इन्हीं दो तरीकों से आती है। अभी देखेंगे हम। बहुत तेज बहते बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। जो बहुत तेज धाराएं होती हैं, जो नवीकरणीय योग्य संसाधन है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो जल के द्वारा जो हाइड्रो टरबाइन चलाकर यूज किया जाता है, दूसरा है ईंधन के द्वारा, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का यूज करके टरबाइन को चलाकर ताप विद्युत प्रयोग किया जाता है। देखिए ये सारे जो विद्युत वाले हैं कैसे यूज किया गया है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं, जैसे भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि। यहां से हम ये जो विद्युत उत्पन्न करती हैं, भाखड़ा नांगल का आपने नाम सुना होगा, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपिली हाइडल परियोजना आदि से हम बिजली का उत्पादन करते हैं। ताप विद्युत क्या होता है मेरे भाई? ताप विद्युत, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा है, एक जल को प्रवाहित करके बहुत तेजी से टरबाइन चलाते हैं। दूसरा है ताप विद्युत। ताप विद्युत होता क्या है? ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत गृह अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन है, जो कि प्रयोग करके विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत अनवीकरणीय योग्य जीवाश्म ईंधन है, इसके प्रयोग से विद्युत को उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि तापीय विद्युत और जल विद्युत में क्या अंतर है। जैसे मैंने दो तरीके से बताया आपको, एक जल के द्वारा और एक तापीय विद्युत के द्वारा बिजली को उत्पन्न करना। तो मेरे भाई दोनों में यदि अंतर पूछे, पेपर में पूछता है तापीय विद्युत और जल विद्युत ऊर्जा में क्या अंतर है, तो आपको पता है यह विद्युत कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के प्रयोग से पैदा की जाती है, और ये जल विद्युत को ऊर्जा गिरते हुए जल की, यानी जल की शक्ति के प्रयोग करके टरबाइन को चलाने से होता है। यानी जो तापी है वो कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से बिजली उत्पन्न की जाती है, और जल विद्युत की बात करें तो जल की शक्ति के प्रयोग करके जो टरबाइन चलते हैं, बहुत तेजी से चलते हैं, उसके चलाने से जल का विद्युत का प्रयोग किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें, अगर पता है कि कोयला है, पेट्रोलियम है, तो जरूर प्रदूषण होगा। ये प्रदूषण युक्त है भाई। क्या है? तापीय विद्युत प्रदूषण युक्त है, इसमें प्रदूषण पाया जाएगा, प्रदूषण होगा इससे, लेकिन ये प्रदूषण रहित है, इसमें प्रदूषण नहीं पाया जाएगा। अगर जल विद्युत की बात करें तो प्रदूषण रहित होता है। ये अस्थायी स्रोत नहीं है, ये जो तापी वाला है अस्थायी स्रोत नहीं है। ये क्या होगा? अस्थायी स्रोत है। एक जगह मशीन लगा दोगे तो वहीं से सब कुछ हो जाएगा। और नवीकरणीय स्रोत पर आधारित है, और जल जैसे नवीकरणीय स्रोत पर आधारित है। ये अनवीकरणीय स्रोत पर आधारित है और ये नवीकरणीय स्रोत पर आधारित है। भारत में 310 से अधिक ताप विद्युत के केंद्र हैं। अगर हम भारत में बात करें
तो 310 से अधिक ताप विद्युत के केंद्र हैं। अगर हम ताप विद्युत की बात करें जो कोयला, पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से प्रयोग करते हैं, तो 310 से अधिक का प्रयोग करके तापीय विद्युत बनाया गया है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। अनेक बहुउद्देशीय जो परियोजना है बहुत सारी हैं, जैसे तलचेर, पांकी, नामरूप, अन्य, नवेली आदि इन जगहों पे तापीय विद्युत का है। इसका भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, कोपली आदि। तो हम आशा करते हैं अगर इसका डिफरेंस पूछता है मेरे भाई तो आप अच्छे से कर लोगे। अगर मजा आ रहा हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो अभी तक भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना मेरे भाई, शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। और इसका बेल आइकन आता है, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी वीडियो आए आपकी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलो हम बात करेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन। हम लोग परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है और इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में भी किया जाता है। और यूरेनियम, थोरियम झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। इसका प्रयोग परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनाजाइट रेत में भी इसका थोरियम का मात्रा पाई जाती है। याद रखेंगे ये भी थोरियम है, थोरियम की मात्रा पाई जाती है। आणविक शक्ति। आणविक शक्ति क्या है? अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। अणु के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा। आणविक खनिज। आणविक खनिज क्या होता है? परमाणु ऊर्जा को धारण करने वाले पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम तथा बेरिलियम। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। क्यों? मैंने अभी बताया था आपको सौर ऊर्जा। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है। आप लोग देख रहे होंगे गांव में, शहरों में अब धीरे धीरे सौर प्लेटें लग रही है। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है। विभिन्न रेलवे स्टेशनों पे सौर ऊर्जा का ही प्रयोग किया जा रहा है। यानी भारत में इसकी मात्रा बढ़ गई है। अब पहले बहुत कम थी, अब इसकी मात्रा बढ़ गई है। तो भारत में सौर ऊर्जा की भविष्य उज्जवल है। क्यों? क्योंकि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। ये जो है प्रदूषण रहित है, प्रदूषण को नहीं फैलाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी छोटे वर्ग के लोग भी इसका आसानी से लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आने वाले टाइम में सौर ऊर्जा का प्रयोग और भी अधिक होगा। अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। यानी सौर ऊर्जा से जो घरों में यूज करते हैं बिजली का, वो सारे काम होंगे। सब देखिएगा। कुछ टेक्निकल इशू है, बस 1 मिनट। तो हम बिजली के साथ साथ हम उस सब चीजों को भी देखते हैं। ठीक है, तो सौर ऊर्जा का भी यूज बहुत ज्यादा है। सर वो लगाइए सौर ऊर्जा और ज्यादा है इधर। ऐसे कीजिए, और ज्यादा है। 1 मिनट और है। ऐसे लेते थे ना आप LTF4 से।
और ऊपर कीजिए, इसमें ऊपर कीजिए। और ये, और यहाँ पे पौन, इसमें, हाँ बस क्लिक कीजिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थे, भारत में सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे। बस 4-5 मिनट और ध्यान से बैठे रहना, अगर अभी तक बने हो तो लास्ट तक रुके रहना, तब ये चैप्टर समझ में आएगा। मैं और चैनल वाला जैसे 1 घंटे में, आधा घंटा में खत्म नहीं करने वाला हूं। सारे टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया हूं, अगर एक बार पढ़ लेते हो तो सीधे एग्जाम में लिख के आओगे अच्छे से। तो हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके थे, ये उज्जवल क्यों है उसके बारे में जाने। हम इसके आगे देखेंगे पवन ऊर्जा। आखिरकार पवन ऊर्जा क्या होता है, पवन ऊर्जा के बारे में जानेंगे। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशाल पेटी, विशालतम पेटी तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु के नागरकोइल से मरदुई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के कर्नाटक, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा का फॉर्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। तो पवन ऊर्जा का भी रोल है इसमें। बात करेंगे बायोगैस की। बायोगैस बहुत बचपन में पढ़े होंगे, गोबर गैस। उसमें क्या करते थे, ऊर्जा के घास फूस, कृषि के कचरा, जानवर तथा मानव अपशिष्ट पदार्थों से प्राप्त की जाती है। यानी जो कूड़े कचरे होते हैं, कृषि के कचरे होते हैं, जानवर के और मानव के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनसे प्राप्त की जाती हैं, वो कहलाता है बायोगैस। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, महासागरीय तरंगी का प्रयोग विद्युत उत्पादन में के लिए किया जाता है, वो आपका ज्वारीय ऊर्जा कहलाता है। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पन्न करने के तरीके। उत्पन्न की प्रक्रिया, संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा बनाकर बांधी बनाए जाते थे, और उच्च ऊर्जा में इस संकरी खाड़ी नुमा परिवेश द्वारा से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद हो जाते हैं, पर बाद में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते से पाइप के द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इसे ऊर्जा उत्पादन टरबाइन की ओर ले जाता है। तो ज्वारीय ऊर्जा की उत्पन्न की प्रक्रिया भी आप समझ लिए, जान लिए। अब हम ज्वारीय ऊर्जा की उत्पन्न करने की प्रक्रिया जानेंगे। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा पश्चिमी तट पर गुजरात में और पश्चिमी बंगाल में समुद्र के क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में ज्वारीय जांगों द्वारा ऊर्जा से उत्पन्न करने का आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। और भूतापी ऊर्जा क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाला विद्युत भूतापी ऊर्जा कहलाता है। लास्ट में है ऊर्जा का संरक्षण। जैसे मैंने खनिज की संरक्षण बताया था, ठीक उसी प्रकार हम ऊर्जा का संरक्षण कैसे बताएंगे, तो कैसे होगा, जरूरत होने पर ही बिजली को बंद कर देनी चाहिए। अगर हमें जितना जरूरत हो उतना ही बिजली का यूज करें, तभी तो हमारी ऊर्जा बचेगी। जितना जरूरत हो उतना यूज करें, नहीं तो अपने बिजली को बंद कर दें, तब हमारी ऊर्जा संरक्षण रहेगी। सार्वजनिक वाहनों का उपयोग बनना चाहिए। जैसे सार्वजनिक वाहनों का उपयोग बनना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि घर में अगर 5 लोग हैं
अगर एक गाड़ी भी रहता है तभी काम चल जाएगा। ये नहीं कि 5 हो तो 5 गाड़ी चाहिए। अगर 5 है तो 5 ऊर्जा खपत करेंगे। इनका प्रयोग बड़े ध्यान से करना चाहिए। नवकड़ी शोधन करना, विद्युत बचत करने वाले उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे कारपूलिंग। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, ऊर्जा के संचय के बारे में पढ़ेंगे, जाने उसको बचाएंगे। लास्ट में अब खत्म हो चुका है। ठीक है, लास्ट में आप ऐसे चैप्टर पूरा खत्म होगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से खनिज के बारे में जाना और ऊर्जा के बारे में जाना, ऊर्जा संसाधन के बारे में जाना। तो दोस्तों हम आशा करते हैं इतनी बेस्ट कंटेंट और इतने बेस्ट क्वालिटी के साथ हम यूट्यूब आपको दे रहा है कंटेंट। बस आपको इसके बदले में कुछ नहीं करना है। एक काम चैनल से सब्सक्राइब करना है, दूसरा काम है कि यूट्यूब कैरियर इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ताकि आप वहां से इस कंटेंट को, जो लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं लिखे हैं अभी जाओ डाउनलोड करो और वहां से इस कंटेंट को एक बार रीड कर लो, ताकि आपको सारी चीजें माइंड मैपिंग के साथ बनाया गया है, आपको याद हो जाएगा। और इसके अलावा आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे और दनादन लिखते जाओगे। तो बस आज इतना ही। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जिसको भी अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के बीच, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक ग्रुप में शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। तो आज बस इतना ही। अभी के लिए थैंक यू। अभी तक देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए और हर लेक्चर का मजा लेते रहिए। धन्यवाद।